कल्पना कीजिए कि आपके गांव के सामने पहाड़ की दूसरी तरफ पहले सिर्फ बर्फ और वीरानी हुआ करती थी, लेकिन कुछ ही सालों में वहां सड़क बन जाती है, ट्रक आने लगते हैं, फिर उसके बाद फौजी दिखाई देते हैं और कुछ पक्के मकान खड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव बस जाता है। लेकिन ये गांव हिंदुस्तानी नहीं, चाइनीज़ गांव है। और एक दिन चीन आकर कह देता है कि ये इलाका तो हमेशा से हमारा था, क्योंकि हमारे नागरिक यहाँ रहते, देखिए गांव बना हुआ है। सुनने में आपको किसी फ्रॉड फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन भारत और चीन की सीमा पर ये बरसों से चल रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में लगातार सीमाई इलाकों में गांव बना रहा है। अरुणाचल में अपर सुबनसिरी नाम का जिला पड़ता है। खूबसूरत वादियों वाला इलाका है। इसका उत्तरी हिस्सा तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। तिब्बत को चीन अपना हिस्सा मानता है और इसके सीमाई इलाके जैसे ताकसिंग, गुमसिंग, ताइंग और लिंगबिंग में नाह ट्राइब रहती है। सबसे बड़ी संख्या इनकी ताकसिंग में ही पाई जाती है। 26 जून को इस आदिवासी कबीले की वेलफेयर सोसाइटी NWS ने अपर सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर यानी कि वहां के मजिस्ट्रेट को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में NWS ने आरोप लगाया कि चीनी सेना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आगे उन्होंने लिखा कि कृपया ये मामला राज्य और केंद्र सरकार के साथ साझा करें, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हम अपने पुरखों की ज़मीन पर जा नहीं पा रहे। NWS के प्रेसिडेंट केरू चादर ने चिट्ठी में लिखा है कि चीनी सेना इंच इंच करके कब्जा बढ़ा रही है। हम बरसों से यही रह रहे हैं, लेकिन 10 से 15 बरसों में ताकसिंग सर्कल के आसपास पीपल लिबरेशन आर्मी की गतिविधि बढ़ गई। वो यहाँ कब्जा बढ़ा रहे हैं। पहले हम अपनी पैतृक ज़मीन पर आज़ादी से घूमते थे, अपने जानवरों को चराते थे, यहाँ से जड़ी बूटी इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे। अब ये सब चीन के कब्जे में चला गया है। हम निवेदन करते हैं कि आप ये मुद्दा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने उठाएं और चीनी कब्जे को रोका जाए। 26 जून को यह पत्र लिखा गया। 27-28 जून तक मीडिया में खबर चल चुकी थी कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी कब्जे की एक और खबर आई है। 29 जून को सेना की तरफ से एक बयान आता है कि हमने अरुणाचल प्रदेश में चीनी कब्जे से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं। ये सारी रिपोर्ट झूठी हैं, ऐसा कोई कब्जा चीन ने किया ही नहीं। भारतीय सेना ने स्टेटमेंट में NSW या उनके खत का जिक्र नहीं किया, लेकिन चूंकि मामला 3 दिन पुराना ही था, इसलिए समझ यही बनी कि सेना इस मामले को संबोधित कर रही होगी। अब तक भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के BJP के विधायक नाकप नालो ने कहा है कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। हाँ, 1 जून को कुछ पत्रकारों ने किरण रिजिजू से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, यही सवाल पूछ लिया, क्योंकि रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से ही आते हैं, वहीं से सांसद हैं, उनके तो घर का मामला है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की, दोनों देशों के बीच कोई निर्धारित सीमा नहीं है, इसलिए दोनों तरफ से इस तरह के अतिक्रमण हो जाते हैं। ट्रांसग्रेशंस फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से अतिक्रमण हो जाने वाली बात मंत्री जी ने कह तो दी, लेकिन आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। कम से कम हमने जो साजिद को बैठाया 5 घंटे नहीं ढूंढ पाए कि भारत ने चीन की जमीन पर अतिक्रमण कर दिया हो। चीन का स्टैंड अलग है। उसने भारत से तो मनवा लिया कि तिब्बत उसका हिस्सा है, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता आज भी। इसीलिए मंत्री जी बोथ साइड वाला जो तर्क दे रहे हैं वो खास समझ नहीं आता। क्या हमारे पास ऐसे गांवों की सूची है जो हमने चीन के इलाके में बनाए हों? अगर हमने ऐसा किया है तो हमने उस जमीन को क्या सोचकर गांव बनाया है, चीन या भारत? हम जानते हैं आपको ये बात बिल्कुल बेतुकी लग रही है, लेकिन यही हमारा पॉइंट है कि अगर ये बेतुकी बात है तो ट्रांसग्रेशन फ्रॉम बोथ साइड वाली बात क्या है, ये भी आपको सोचना चाहिए। किरण रिजिजू ने बोथ साइड कहकर मामले को बैलेंस करने की कोशिश की। संकेत तो यही आया कि हम लोग भी वहां जाके बना लेते हैं, लेकिन ना ट्राइब की चिंता का जवाब नहीं दिया। 2021 में इसी इलाके में चीन ने एक नया गांव बनाया था। ये गांव टेक्निकली भारत की सीमा के अंदर आता है, मैकमाहोन लाइन के अंदर, लेकिन ये गांव उस जगह पे बना है जो कम से कम 1959 से चीन के कब्जे में है। जब ये खबर आई थी, भारत सरकार ने आलोचना की थी। NDTV के लिए विष्णु सोम ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया था और अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चीन ने जो गांव 2021 में भारत के अंदर बनाया था, अब उसी को जोड़ते हुए एक नई सड़क बन गई है। ये सड़क टेक्निकली मैकमाहोन लाइन के अंदर आती है, यानी भारतीय क्लेम के हिसाब से भारतीय सीमा के भीतर। डी फैक्टो कंट्रोल सरकार कहती है कि चीन का है, लेकिन ये हमारी सीमा के अंदर तो है ही। सीमा के ठीक बीच में एक नए गांव को भी सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है। NDTV की रिपोर्ट कहती है कि इस नए वाले हिस्से का अधिकांश हिस्सा तो चीन वाले हिस्से में ही लगता है, मैकमाहोन लाइन के उस तरफ, पर गांव के कुछ इलाके जैसे हेलीपैड भारत वाले हिस्से में ही दिखते हैं।
ये विश्लेषण सैटेलाइट इमेजेस से किए गए हैं। ज़मीन पर ही इनकी सटीकता का अच्छी तरह से पता चल सकता है, पर दिक्कत यही है कि भारत जिस सीमा को मानता है, चीन उसे मानता नहीं। भारत कई बरसों से कह रहा है कि आइए बैठकर हल निकालते हैं, लेकिन अब तक कोई समझ दोनों देशों के बीच नहीं बन पाई है। कुछ साल के अंतराल में खबर आती रहती है कि चीन ने नया इंफ्रा भारत की ज़मीन पर बना लिया। सरकार निंदा कर देती है, कह देती है कि जांच करा देते हैं। एक तर्क बार बार उछाला जाता है कि ये इलाका तो पहले से ही डिफैक्टो कंट्रोल चाइना का यहीं पे है, उन्होंने वही बनाया है। लेकिन आज तक किसी सरकार ने वो नक्शा नहीं दिया कि हम कहां तक की ज़मीन को अपना मानते हैं, चीन कहां तक की अपनी ज़मीन को उसका मानता है। डिफैक्टो कंट्रोल नक्शे पे एग्जैक्टली किसका कहां तक के है, इसका नक्शा तो दो भाई, अगर डिफैक्टो कंट्रोल उनका है भी तो। इसलिए आज के शो में हम भारत चीन सीमा विवाद की बात करेंगे और ये जानेंगे कि दोनों देशों के बीच ये मामला कितना गंभीर है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। भारत और चीन के बीच इस विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भारत जिस सीमा को मानता है उसे चीन नहीं मानता। भारत का स्टैंड है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद तिब्बत लगता है। तिब्बत को चीन अपना बताता है और भारत भी उसे चीन का ही हिस्सा मानता है। लेकिन चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता, उसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। वहां उसे जंगनान नाम दिया गया है। इसलिए सीमा को लेकर दोनों के दावे भी अलग अलग हैं। भारत के हिसाब से दोनों देशों के बीच लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन चीन इस आंकड़े को भी नहीं स्वीकार करता, क्योंकि अंग्रेजों से आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के पास वही नक्शा आया जो अंग्रेजों ने बनाया था। इसमें एक तरफ अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ तिब्बत था। उस समय तिब्बत पूरी तरह चीन के अधीन नहीं था। हिमालय में उस समय ऐसी कोई सीमा नहीं थी जिसे सभी पक्ष स्वीकार करते हों। अलग अलग अंग्रेज अफसर अलग अलग नक्शे बनाते रहे, कहीं एक रेखा खींची गई, कहीं दूसरी रेखा, कहीं कोई अंतिम समझौता हो नहीं पाया। फिर आया साल 1914। ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शिमला में मिले। मकसद था कि सीमा को तय कर लिया जाए। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से बातचीत की अगुवाई की थी सर हेनरी मैकमोहन ने। इन्हीं के नाम पे उस लाइन का नाम है। लंबी बातचीत के बाद पूर्वी हिस्से में एक नई सीमा का प्रस्ताव दिया गया। इसी को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जिसे टेक्निकली भारत इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है। तिब्बत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन चीन ने अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चीन का कहना था कि तिब्बत को अपने दम पर ऐसा समझौता करने का अधिकार नहीं है। यहीं से विवाद की नींव पड़ी। भारत आज भी मैकमोहन लाइन को अपनी वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहता है, जबकि चीन इसे इनकार करता है। साल 1947 आता है, भारत आज़ाद होता है। भारत अंग्रेज़ों से मिली सीमाओं को ही अपनी आधिकारिक सीमा घोषित करता है, लेकिन 3 साल बाद 1950 में चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेता है और अब भारत और चीन सीधे पड़ोसी बन जाते हैं। इसके बाद सीमा विवाद बढ़ता ही है। भारत कहता रहा कि सीमा पहले से तय है, चीन कहता रहा कि सीमा कभी तय नहीं हुई। स्पेशली माओ के आने के बाद, जो उन्होंने कहा कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, जो पिछले 100 साल के समझौते हम नहीं मानते। दोनों अपने अपने पुराने नक्शों और ऐतिहासिक दावे सामने रखते रहे, बातचीत होती रही, लेकिन समाधान नहीं निकला। आखिरकार 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा और इस युद्ध में भारत की हार के बाद चीन ने अक्साई चीन पर पूरा कब्जा कर लिया। भारत आज भी अक्साई चीन को अपना हिस्सा कहता है, वहीं चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है, उसे साउथ तिब्बत कहता है। अब चीन की स्ट्रेटेजी ये है कि वो अपने कब्जे वाले इलाके की सीमा के एकदम छोर में बड़ी बड़ी सड़कें, गांव और मिलिट्री इंफ्रा बना रहा है। जैसे अक्साई चीन में चीन ने G219 हाईवे बना लिया है। लद्दाख से सटे इलाकों में भी गांव और दीगर इंफ्रा बन चुका है। अरुणाचल से जुड़े इलाकों में उसने डुअल यूज गांव बनाए हैं, जहां आम नागरिक रह सकते हैं। युद्ध की स्थिति में उन इमारतों का सैनिक इस्तेमाल भी हो सकता है। इसीलिए गांव के साथ हेलीपैड भी बन रहा है। अब चीन ये गांव बरसों से बना रहा है, लेकिन 2020 के बाद से खबरें ज़्यादा आती हैं, क्योंकि सैटेलाइट की तस्वीरें हासिल करना आसान हो गया है। ऑल्सो गलवान में जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से थोड़ा ध्यान भी ज़्यादा दिया गया। इन तस्वीरों के आने के बाद लोगों ने पहली बार देखा कि जहां पहले कुछ नहीं था, अब वहां पूरे के पूरे गांव खड़े हैं। सबसे पहला मामला सामने आया नवंबर 2020 में। अपर सुबनसिरी ज़िले में सारी चू नाम की नदी बहती, वहां लगभग 100 घरों का एक गाँव दिखाई दिया। ये गांव भारत की सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर था। केवल 1 साल पहले की सैटेलाइट इमेज में यहाँ खाली इलाका बसा दिखाई दे रहा था। सोचिए कितने स्पीड से कंस्ट्रक्शन है। तो चीन ने 1 साल के अंदर ही गांव बना लिया। उस बरस एनडीटीवी ने सैटेलाइट तस्वीरें विदेश मंत्रालय को भेजी, लेकिन फौरी तौर पर कोई जवाब वहां से आया नहीं। कुछ दिन बाद कहा गया कि हम इस तरह की खबरें देख रहे हैं, जहां सीमावर्ती इलाकों में चीन सड़क पुल वगैरह बना रहा है। भारत सरकार भी सीमावर्ती इलाकों की मजबूती के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।
किरण रिजिजू ने यही बयान रिहाइश करके दिया भी है कि हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कैचअप कर रहे हैं, हम भी पुल, सड़क और दूसरे इंफ्रा बना रहे हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में सीमावर्ती इलाकों में काम तेज तो किया है, इसलिए अक्टूबर 2020 में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सीमा पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और जो फौज की तैनाती बढ़ा रहा है, उस वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। चीन के इस बयान के बाद भारत में हंगामा हुआ। नवंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश से खुद बीजेपी के सांसद तापिर गाव ने लोकसभा में कहा कि देश का मीडिया भारत की जमीन पर चीनी कब्जे की पर्याप्त रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर डोकलाम जैसी कोई नई स्थिति बनती है तो उसका अगला केंद्र अरुणाचल प्रदेश होगा। उनका बयान उस समय सुर्खियों में आया, लेकिन उसके बाद भी सीमा पर चीन का कंस्ट्रक्शन नहीं रुका। डोकलाम इसका सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। 2017 में चीन ने भूटान के दावे वाले इलाके में सड़क बनाना शुरू किया। भारत ने, क्योंकि एक प्रोटेक्टरेट है भूटान हमारा, अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना, सैनिक भेज दिए और 73 दिनों तक दोनों देशों की फौजें आमने सामने रहीं। आखिरकार तनाव कम हुआ, लेकिन उसके बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख लीजिए, चीन ने अपने इलाके तक बढ़िया रोड हेड बना लिया है, कायदे का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तो बना लिया है। यही पैटर्न बाद में पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कई सेक्टर्स को लेकर भी चर्चा में रहा। जैसे 22 मार्च 2025 की खबर आप देखिए, चीन ने लद्दाख में 2 नई काउंटीज बना ली। लोकसभा में सरकार से पूछा गया। विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि सरकार इस बात से वाकिफ है कि चीन ने 2 नई काउंटीज का ऐलान किया है, लेकिन इससे भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता, नहीं चीन के इस काम को वैध करार दिया जाएगा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए विरोध जता दिया है। हर बार इस तरह की खबरें आती हैं। भारत सरकार कहती है कि वो देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कूटनीतिक स्तर पर चीन के सामने विरोध दर्ज कराया जाता है और सीमा पर इंफ्रा को भी मजबूत किया जा रहा है, लेकिन सवाल फिर भी बना रहता है कि अगर हर कुछ महीनों या सालों में नई सड़क, नया गांव बन जाए, उसकी खबर आती रहे, तो आखिर इस रणनीति को पूरी तरह हम काउंटर कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हमें क्यों सलमान की फिल्म का नाम मातृभूमि करना पड़ रहा है गलवान से? डेमचोक, पैंगोंग सो झील, देप्सांग, न जाने कितने उदाहरण हैं जहां चीन लगातार खुद को मजबूत कर रहा है, मिलिट्री पोटेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। लद्दाख के डेमचोक में जाएंगे तो चीन के टावर्स नजर आते हैं। 2018 में चीन ने यहाँ चार्डिंग नेलुंग नाला पर टेंट्स लगा दिए थे ताकि इस इलाके में भारतीय सैनिकों की पहुंच को रोका जा सके। उस इलाके में टेंशन चरम पर रहता है। यानी रणनीति यही है चीन की, सीमावर्ती इलाके में सड़क बनाओ, इंफ्रा बनाओ, धीरे धीरे कब्जा बढ़ाओ और फिर गांव बना लो। धीरे धीरे कब्जा जिस तरह चीन बढ़ाता है उसी को सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। आपने सुना भी होगा, जैसे सलामी स्लाइस होते हैं, मांस के जो टुकड़े बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले स्लाइसेस, वैसे ही विवादित इलाके को धीरे धीरे चीन कब्जा करता है। जैसे किसान मेड़ खसकाते हैं, कुछ कुछ उस तरह से। चीन का हर कदम इतना छोटा होता है कि भारत उसके लिए तुरंत युद्ध तो शुरू नहीं करता, लेकिन कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो ज़मीन का बड़ा हिस्सा चीन के पास चला जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गजू इलाके के उदाहरण से आप समझ लीजिए। 1959 में यहाँ झड़प हुई, इसके बाद चीन ने इस इलाके पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। कई दशक तक वहाँ कम इंफ्रा था, फिर 2020 के आसपास सैटेलाइट तस्वीरों में एक पूरा गांव दिखाई दिया। उसके बाद सड़कें बनी और इमारतें जुड़ती गईं। हाल की तस्वीरों में पुराने गांव नए विकसित हो रहे हैं, गांव से जोड़ने वाली सड़क भी दिखाई दी। यानी पहले नियंत्रण, फिर इंफ्रा और फिर चीन का स्थायी कब्जा। दूसरा उदाहरण सारीचू घाटी का भी ले सकते हैं। 2019 तक यहाँ कुछ नहीं था, फिर कुछ ही समय में नए मकान बने, फिर नई इमारतें, सड़कें बन गई। अब वहाँ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखता है। यानी बदलाव एक दिन में नहीं आया, चरणबद्ध तरीके से चीन ने जमीन हथियाई। ऐसा ही पैटर्न आपको साउथ चाइना सी में भी देखने को मिलेगा। पहले कुछ चट्टानों और रीफ पर केवल गश्त होती थी, फिर वहाँ अस्थायी इंफ्रा बना। उसके बाद चीन ने उन इलाकों में द्वीप ही तैयार कर दिए, उन पर रनवे बनाए, रडार स्टेशंस बनाए, मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। आज उन्हीं जगहों पर चीन के बड़े सैन्य ठिकाने हैं। भारत के साथ चीन यही स्ट्रेटेजी लैंड पर अपना रहा है, इसलिए दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। सोचने वाली बात है कि सरकार और सेना कब तक इस तर्क के पीछे छिप सकते हैं कि चाइना के डी फैक्टो कंट्रोल वाले इलाके में ही ये सब बनता है। अगर चीन के डी फैक्टो कंट्रोल वाले इलाके में सब बन रहा है तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, क्यों शिकायत कर रहे हैं कि जिस ज़मीन पर हमारे जानवर चरते थे अब वहाँ पे नहीं जा सकते हैं? अगर डी फैक्टो कंट्रोल वाली बात को लेकर आप लोग इतने श्योर हैं तो नक्शा क्यों बाहर नहीं आ जाता है विद कोऑर्डिनेट्स कि यहाँ तक उनका डी फैक्टो कंट्रोल है और यहाँ से हमारा डी फैक्टो कंट्रोल है, तो ये कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। जब तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है, खबरगांव पे लगातार आप इस तरह की पेशकश देखते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए खबरगांव।